हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। आप देख रहे हैं MBIAS और ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की समरी क्लास चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक की क्लासेस में, पिछले क्लासेस में अभी तक हम DPSPs वगैरह कर चुके थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 चैप्टर हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, ये सारे चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए तो उससे फिर होगा क्या है कि जो पहला पार्ट है ना इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट वाइज जो चीज़ें बटी हुई हैं, फिर उसमें कुछ चैप्टर्स वगैरह उसके अंदर दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट जो इंडियन पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत के द्वारा वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अब क्या है किसकी बात। अच्छा, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इस वीडियो के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जब आप ये वीडियो पूरी देख ले उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या कोई कंटेंट में कमी है या तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट में लिखें। शेयर करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करें यार। ठीक है, जब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो नेगेटिव इसमें भी जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की करने वाले हैं। चलिए ठीक है, किसकी हम बात करने वाले हैं। अभी जो चैप्टर है पहला वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस लेक्चर में जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, ये क्या पहले से एग्जिस्ट करती थी, आई तो कहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिली और क्यों आई, ये सारे सवाल हम इसमें देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने क्या समझा था कि DPSPs जो थी, पिछले की भी मैं बात कर रहा हूँ, DPSP जो थी वो क्या थी, वो भी एक तरह की ड्यूटीज़ थी जो स्टेट को दी गई थी और फंडामेंटल इन नेचर थी जब हम गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की बात करते थे। कहने का मतलब क्या है कि जब भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगी तो DPSPs क्या है उनका ध्यान रखेगी, क्योंकि वो फंडामेंटल है और वो ड्यूटी है स्टेट की उनका यूज़ करना। ठीक है, तो वो भी एक तरह की ड्यूटी थी, लेकिन वो ड्यूटी किस पर लागू थी, वो ड्यूटी थी स्टेट पर लागू। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अलग से एक पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और वो कौन सा पार्ट है, सबसे पहले मैं उसका नाम लिख दूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जो अलग से एक पार्ट है। ठीक है जी, तो ये लिखने का तरीका, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जो अलग से एक पार्ट है ये आता है पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4A और पार्ट 4 है। ठीक है जी, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल और वो आर्टिकल का नाम है, आर्टिकल का नंबर है 51A। ये है आर्टिकल। ठीक है, हल्की सी मैं आपको जो है ना फैक्ट्स वगैरह दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। आर्टिकल कौन सा है, 51A, और कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट 4A के अंदर है। इसके अंदर टोटल कितनी ड्यूटीज़ हैं, इसके अंदर जो टोटल ड्यूटीज़ है वो है हमारी 11 ड्यूटीज़। ठीक है, जिसमें जो 11 ड्यूटीज़ में जिसमें जो 10 ड्यूटी हैं वो तो 42/1976 के अमेंडमेंट एक्ट में आई, और जो 11वीं ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत आई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी रख लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल वगैरह चीज़ों में हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी या बाद में इनको ऐड किया गया, वो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 11 ड्यूटी हैं, एक 42/1976 में आई, दूसरी 86 2002 में है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट में, तो आप समझ गए होंगे कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी हम लॉजिकली चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं जिससे चीज़ें आसानी से आती हो। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे ना, जो तो उन्होंने क्या सोचा कि सिटीजन्स जो हैं देश के, इनको अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स देने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम इनको देने वाले हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम इनको नहीं देने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ किस पर फोर्स डाला, फंडामेंटल राइट्स पर फोर्स डाला, जब भारत के लोगों को यानी सिटीजन्स को जो ये राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के दौरान। ठीक तो उस टाइम पर इन्होंने सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फ़िलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। फिर परेशानी क्या आती, अच्छा फिर ऐसी कौन सी आफत आने पड़ी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में डालनी पड़ी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आपको एक आइडिया और दे दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई कहाँ से। ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे क्यों आई। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात करें, कहाँ से आई। देखो, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। कैसी हैं, डेमोक्रेटिक इन नेचर है कंट्रीज़, और कुछ कंट्रीज़ जो है वो सोशलिस्टिक है। सोशलिस्टिक है ना, 2 बार लिख दिए, चल मेरे भाई, सोशलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर जोर डालती है।
ठीक है। जैसे यूएसए है, यूएसए से ही हमने फंडामेंटल राइट्स की जो आइडिया वगैरह लिया है, ठीक है ना। कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अलावा जापान भी है, ठीक है जी। ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जापान एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है मेन रूप से सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर ध्यान देती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर उनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि जापान को छोड़ के इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जापान अकेली एक मतलब एक ऐसा देश है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुई हो रखी है, मतलब ये डेमोक्रेटिक इन नेचर होते हुए भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखता है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, सोशलिस्टिक कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों को समान रूप से महत्व देती हैं, दोनों को समान रूप से मतलब इक्वल वेटेज देती हैं। उनका कहना ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जब उन्हें उनके अधिकार दिए हुए हैं, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो फंडामेंटल जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको वो पूर्ण रूप से मतलब पालन उनका करें, ठीक है। तो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ में अगर हम बात करें मेन रूप से, तो हम सिर्फ एक नाम यहाँ पर याद रख देते हैं, यूएसएसआर है। और यूएसएसआर ही जो कंट्री है अब तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यूएसएसआर जो हुआ करता था स्टेट, ये इसी से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो प्रेरणा मिली, ठीक है, यहीं से हमें इंस्पिरेशन जो मिली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की, वो यूएसएसआर से मिली। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्यों आई। ये तो हमने देख लिया कहाँ से मिली, अब हम बात करते हैं वाई, यानी क्यों आई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड क्यों की गई, अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे सब चलता रहा। फिर एक दौर आया जब हम बात करते हैं 1975 से 1977 की, ठीक है। इस दौरान क्या है, भारत में इंटरनल क्या लगा हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। तो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट आए जो एंटी सोशल हो गए, जो एंटी नेशनल है ना, एंटी सोशल है मतलब जो वायलेंस वगैरह की तरफ मूव करने लगे, एंटी नेशनल हो गए, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो इन सब को देखते हुए उस टाइम सरकार ने क्या सोचा कि जब हम फंडामेंटल राइट्स लोगों को दे रहे हैं, तो ये यहाँ के सिटीजन्स का कर्तव्य है कि उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनके ऊपर लगानी चाहिए। इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, वो इनको इन पर ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी के चीज़ों को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे, किसने, कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ही सेंट्रल में थी, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बिठाई, क्या बिठाई, एक कमेटी, और उस कमेटी का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी से कहा गया रिपोर्ट एक बनाकर दो और मैं बताऊं कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देनी चाहिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया। कितना, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। उसमें कुछ ऊपर नीचे करके कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो उस टाइम पे सरकार थी, उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो किसने दी हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी हैं। लेकिन जो सरकार है ना वहाँ की, उस टाइम पे जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, कितनी फंडामेंल ड्यूटीज़ को ऐड किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया, एक नया पार्ट ऐड किया, ठीक है। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में किया था, जो मैंने अभी आपको बताया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इनमें से भी कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताई थी, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया और अपनी तरफ से कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सरकार ने ऐड की, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, चलिए, ठीक है। अच्छा, एक और फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है हमारी 11वीं। इसमें तो केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो हमारी 86 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई, ठीक है। तो ये 2 मैंने चीज़ें आपको बताई। टोटल अभी तक कितनी है, अभी कितनी है
फिलहाल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10 हमारी 42 में और 11वीं हमारी वो 86 है ना अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई। अब एक बार मैं हल्का सा आपको रिव्यू करा देता हूँ कि जो अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी में तो थी लेकिन जो 42वें अमेंडमेंट एक्ट में थी उसमें उनको नहीं डाला गया। ठीक है, तो ऐसी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इसमें ऐड नहीं की गई। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है जिनको एक्सक्लूड किया गया है ना, सबसे पहली तो क्या है कि सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि अगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम दे रहे हैं, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लोगों पर लगनी है, लोग अगर सिटीजन्स अगर उनको या तो रिफ्यूज़ कर दें या तो उनको मतलब उनका पालन ना करें तो उस केस में उन पर पनिश है ना, उनको फाइन किया जाएगा या तो उनको कोई पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, साधारण शब्दों में मतलब क्या है कहने का कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो या तो आपको पनिश किया जाएगा या तो आपको फाइन किया जाएगा या तो दोनों आपको काम किए जाएंगे। ठीक है, ये पहली इसमें ये एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये अपने आप में एक फंडामेंटल ड्यूटी थी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या जो प्रोविज़न था, जो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी थी जो एक तो ये एक्सक्लूड की गई, इसको ऐड नहीं किया गया ना, एक्सक्लूडेड, इसको ऐड नहीं किया गया 42वें अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, कि पनिश किया जाएगा अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करते हो। दूसरा क्या है, एक और जो अगली फंडामेंटल ड्यूटी जिसको ऐड नहीं किया गया क्या है कि जो भी पनिशमेंट वगैरह जो चीज़ें होंगी ना वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगी, है ना। किससे बाहर रहेगी? जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगी। ठीक है, यानी आप इनको क्वेश्चन में नहीं डाल सकते, तो इसको भी बाहर रखा गया, इस फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड नहीं किया गया। ठीक है, इसमें जुडिशियल रिव्यू खत्म हो गया ना। एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी कि जो टैक्स भरना है ना लोगों का वो फंडामेंटल ड्यूटी है और अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। वैसे तो यहाँ से इसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा है क्योंकि एक और जो ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें लिखा था कि कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं करने पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी या तो फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स नहीं भरने पर कुल मिलाकर क्या बात है, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा और फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड एक और फंडामेंटल ड्यूटी थी जो कि ऐड नहीं की गई। कुल मिला के 3 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी। ठीक है, 3 मेन जिनको अलग किया गया। वैसे तो कितनी थी? 8 थी, 8 में से सिर्फ कितनी ली है यहाँ से? 5 ली हैं और ये 3 को बाहर कर दिया गया। 5 अपनी तरफ से सरकार ने ऐड की और टोटल कितनी बना दी? 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, तो और एक जो है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में है। अब एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। विस्तृत फॉर्म में बुक में दी हुई है। ठीक है, नेट वगैरह पे भी मिल जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम हल्का सा हमें आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है। तो मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है कि जो नेशनल जो फ्रीडम के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुई ना उसमें जो भी आइडियाज़ थे, जो आइडियल्स थे, उनको हमें रिस्पेक्ट करनी है और उनको हमें चेरिश करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, ब्रदरहुड की बात उसमें की गई है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो डेरोगेटरी टू वुमेन डिसेंसी है उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। हमें एनवायरनमेंट साफ रखना है, फॉरेस्ट के लिए काम करना है ना, पॉल्यूशन वगैरह नहीं रखना है। जो भारत का जो कल्चर है ना, कंपोजिट कल्चर है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और उसके प्रमोशन के लिए काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रेटर्निटी हमें बनाए रखनी है। कोई भी जो सेक्शनवाद है ना उसको हमें नहीं चलना है। मतलब क्या है कि आपको बटना नहीं है। जो ब्रदरहुड की बात है क्या है कि आपको लैंग्वेज के आधार पे नहीं बटना है, आपको रिलीजन के आधार पे नहीं बटना है, आपको रीजन के आधार पे नहीं बटना है, आपको कास्ट और क्लास के आधार पर बटना नहीं है। ठीक है, ये उनमें से कुछ फंडामेंटल ये सारी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जो 86वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये 86 कॉन्स्टिट्यूट 86वीं नहीं 11वीं है ना, 2002 में जो ऐड की गई है ये वाली है 11वीं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है कि ये पेरेंट्स को क्या कहती है कि अपने बच्चों को पढ़ाने का उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, या तो फिर जो वार्ड में उनके लोग हैं ना उनको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देनी है। और ये जो एज बैरियर उसमें भी रखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 45 का जो मैटर था वो 21A में डाला गया। मैं आपको फंडामेंटल राइट में भी बता चुका हूँ, DPSP में भी बता चुका हूँ। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, मैंने 21A में आपको बताया। ठीक है, उसके बाद वहाँ का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया 45 में, ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 11वीं, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 86 2002 में ऐड की गई है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और वहाँ भी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ। ठीक है,
तो इसी के साथ हमने हल्का सा ब्रीफ आइडिया देख लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, टोटल 11 हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फीचर्स क्या क्या है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हल्का सा हम समझ लेते हैं, फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। 3 पॉइंट मैं यहीं पर लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, यहीं तक समझने का था कि कहाँ से चीज़ें उठी। एक और अपने को पढ़ना वर्मा कमेटी है जो भी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं 3 वो बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। फीचर्स और सिग्निफिकेंस तो एक ही चीज़ है। फीचर्स क्या है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ फीचर्स। फीचर सिग्निफिकेंस लगभग दोनों में कॉमन भी होंगे, कुछ हल्के फुल्के अलग होंगे, तो यहीं पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको हटाओ, एक तरफ कर लेते हैं, फीचर सिग्निफिकेंस है ना, फिकेंस, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम क्या देख लेते हैं, देख लेते हैं क्रिटिसिज्म है, ठीक है जी। चलिए तो समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि फीचर्स और सिग्निफिकेंस की बात करें ना, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इसमें कुछ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी है, मोरल इन नेचर है, कुछ सिविक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि हमें जो नोबल आइडियाज़ है ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल में, जो नेशनल फ्रीडम की स्ट्रगल में जो नोबल आइडियाज़ लगे थे, जिन्होंने हम उस समय उन लोगों को हेल्प की थी ऊपर आगे बढ़ने की और है ना, नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़कर चलने की, उन आइडियल्स को हमें चेरिश करना है, ये एक तरह से मॉरल ड्यूटी है हमारी, ठीक है। तो 2 तरह की ये ड्यूटी क्या है, 2 तरह की, एक तो मॉरल्स है, ठीक है ना, और एक है सिविक, ठीक है। और जो सिविक, ये मॉरल ड्यूटीज़ है, ठीक है जी, जो आइडियल्स हैं उनको चेरिश करना है, जो नोबल आइडियल्स हैं, दूसरा वाला इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है ये वाली। और हम बात करें सिविक ड्यूटी की, तो सिविक ड्यूटी में क्या है, अपने को क्या करना है, नेशनल एंथम की अपने को रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, सोवरेनिटी, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, ठीक है, अभी जो मैंने अभी याद आई, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ब्रदरहुड हमें बनाए रखना है, ये हमारा सिविक और मॉरल दोनों में आ जाएगा। उसके अलावा क्या है, हमें एनवायरनमेंट अपना साफ रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आ जाएंगी। दूसरा क्या है, फीचर्स और सिग्निफिकेंस में क्या है, अभी सिग्निफिकेंस में अलग से आपको 2-3 पॉइंट लिख दूंगा इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें अपने को देखने को क्या मिलता है कि जिस तरीके से डीपीएसपीज हमारी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, क्या है, नॉन जस्टिसेबल, समझ रहे हो, मतलब क्या है कि अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानूँ, तो आप ये जाकर कोर्ट में नहीं कह सकती ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मान रहा है और उससे मतलब मैं इससे कह कर कि वे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह करवाओ, है ना। आप कोर्ट में जाकर उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, तो लीगल सैंक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोई नहीं है कोर्ट के द्वारा। वो बात अलग है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कोई ऐसा लॉ ला सकता है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एलिमेंट आ जाए, और वहाँ पर फिर आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर आप उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो वर्मा कमेटी भी उससे रिलेटेड है, मैं आपको अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको हल्का सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि पार्लियामेंट बाय लॉ उसको इन्फोर्स करा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता है। सिंपल मेरी बात कहने की है, ठीक है, इस वजह से नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे ना, वो फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे वो कुछ सिटीजन्स के लिए थे, कुछ हमारे फॉरेनर्स के लिए थे, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ठीक है, उसको फॉरेनर्स पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक। अब इसके अलावा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो भी हम बदलाव ला सकते, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह से रिलेटेड जो भी हम चीज़, हाँ ठीक है, ये तो हो गया, और इसमें कुछ है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फीचर्स। अब हम आते हैं हल्के से सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं, यहीं पर थोड़े से लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि सिग्निफिकेंस जो है, देखो 2 तरह के ग्रुप, अगर मोटे तौर पर हम सिटीजन्स में 2 तरह के ग्रुप हैं। एक जो तरह का ग्रुप है जो उसमें क्या करता है ना, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करता है, वो ब्रदरहुड की बात करता है, वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करता है। तो उन सभी लोगों के लिए क्या है, एस्पायरेशंस है, इंस्पिरेशंस है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के काम करते हैं। बीकल लाइट का काम करती है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनको मार्ग दिखाने का काम करते हैं कि, और उनको सही बताने का कि भाई अब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा क्या है, उसके दूसरी ही तरफ दूसरे एलिमेंट है,
जो एंटी नेशनल है ना, और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं, जो देश को नुकसान देने की, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान देने की बात करते हैं, ठीक है, उन सभी को एक तरह से वार्निंग है, ठीक है, कि भैया अगर आप ये सब करोगे तो आपको एक्शन, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा आपके अगेंस्ट फिर पनिशमेंट वगैरह जैसे प्रावधान भी लाए जाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जैसे अब मैं हूँ, मेरे को कई सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती हैं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, आप उनका भोग कर रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट, आप उनको एंजॉय कर रहे हो, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो भी हैं, वो भी आपको उन पर भी उतना ही फोकस करना है, आपको उन पर भी उतना ही जोर देना है, ठीक है। फीचर में एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, ये फीचर में ये पॉइंट क्या है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये फीचर में जब लिखना है, ये तो जो ट्रेडिशन था ना भारत का, ये पहले से ही इसमें एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ इतना ही है कि इनको लिख कर, सॉरी, ठीक है, इनको लिख कर इनमें ऐड कर दिया गया है। चलिए, तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं हल्के से क्रिटिसिज्म पे। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना, तो आप देखो, पढ़ने का एक फ़ायदा है, जो पॉइंट फेवर में जा रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ हम अपोजिट निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्रिटिसिज्म हल्के से बता देता हूँ, उसमें क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले जो अपने को समझना है कि क्या है, ब्लू हो जाए भाई, है ना, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है, वही डीपीएसपी वाली कहानी। तो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, तो अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जाता है ना, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि भैया ये सब गलत हो रहा है, ठीक है, आप इसको हटाओ, ये सब रोको, ठीक है। तो फिर इस पर क्रिटिसिज्म जो आया वो ये आया कि जब भाई ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, तो इनका डालने का फ़ायदा क्या, ठीक है। एक तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू घटा रहे हो, आप डालोगे, कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती होगी, ये इसको कोई लीगल सैंक्शन है नहीं, तो आप चाहो तो जितना मर्जी उसके वॉल्यूशन में जा सकते हो ना, इसके अगेंस्ट आप जा सकते हो, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। दूसरा क्या है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो तो ऑलरेडी इम्प्लिसिट वे में, यानी छुपे हुए तौर पे इसके अंदर पहले से लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, कई सारे ऐसे नियम कानून बने हुए हैं जो अगर आप ये सब काम नहीं करते तो आपको पनिशमेंट देगी, आपको फाइन भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इसमें वैसे ही लिखी हुई हैं। ये भी कुछ लोगों का मत था ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं ना कि जो इसका जो ऑर्गेनाइज की है ना, जो ये डाली है, वो गलत जगह डाली है। जब आप फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बराबर लेकर चल रहे हो, तो फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट के जस्ट बाद आपको डालनी थी, ठीक है। इतनी दूर करके, मतलब जो ऑर्डर आपने बनाया ना कि पहले फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट के बाद डालनी थी। ये एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। हालांकि हम इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि हमने ड्यूटीज़ वगैरह डाली है ना, तो जो डीपीएसपी है वो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टेट के लिए हैं, और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी हमारी ड्यूटीज़ है, लेकिन वो सिटीज़न के लिए। तो यहाँ पर इसके फेवर में हम एक चीज़ कह सकते हैं कि पहले हमने स्टेट को उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाई हैं, फिर आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पहले जबरन आप पर आपकी ड्यूटी थोपी जाएगी, ठीक है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेट को बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बाद हम आपको भी बताएंगे कि आपको ये सब करना है जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो इस वजह से इसके फेवर में ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। और इसी के साथ में ये क्रिटिसिज्म भी हो गया। नेक्स्ट इसमें जो है, एक है हमारी वर्मा कमेटी, अपने को पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वर्मा कमेटी। अपने को दो कमेटी याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी और वर्मा कमेटी, जिसका संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये सारी कमेटीज वगैरह अपने को याद रखनी है। वर्मा कमेटी, ठीक है, कमेटी। तो वर्मा कमेटी जो है, वर्मा कमेटी 1999 में आई, 1999 में आई, और वर्मा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। वर्मा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उसमें क्या लिखा, वर्मा कमेटी ने देखा कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा है या कोई से भी दूसरे एक्ट हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पीछे ना एक तरह से लीगल सैंक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो फिर आपको आपको लीगल कार्रवाई में होकर जाना पड़ेगा। यानी इसको लीगल पावर जो देने की कोशिश कर रही है, कौन कौन से एक्ट आते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वर्मा कमेटी ने लिख कर दी। तो उन्होंने कुछ सारी चीज़ें लिखी, जैसे अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ऊपा है ना। ऊपा क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है ना, प्रिवेंशन एक्ट, ऊपा हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू, है ना, प्रिवेंशन
ऑफ इंसल्ट्स, ठीक है जी। बहुत सारे एक्ट है, मैं सिर्फ कुछ उनमें से लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्मा कमेटी ने वो सारी चीज़ लिखी है। मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है, उसका जो सारांश या समरी कहते हैं वर्मा कमेटी क्यों आई, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर लिख दो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स, है ना, इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर है, ठीक है। ऊपा के बारे में आपको पता ही है क्या, ठीक है ना, करंट में चलता रहता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है। तो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, ठीक है। उसके अलावा क्या, चाइल्ड राइट एक्ट है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 1955 है, शायद सही कर देना अगर गलत हो तो, 1955 है क्या, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, और भी दूसरे कई सारे एक्ट हैं जो जैसे, अच्छा ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप कुछ मतलब कुछ भी ऐसा करते हो, या नेशनल एंथम के अगेंस्ट आप कोई भी फीलिंग रखते हो, नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट, तो इसमें आपको की जाएगी। उसके अलावा क्या, आरोपी हो गया, है ना, आरोपी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। अगर आप क्या है कि कोई भी रिलीजियस वगैरह का यूज़ करके आप, है ना, वोट वगैरह आप खाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वोट बांट रहे हो, लोगों को बांट रहे हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो वोट वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो आरोपी एक्ट, है ना, 1955 के अंतर्गत है। आरोपी एक्ट 1951 है, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, 1951 है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कई सारे जो क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारे जो मतलब इस तरह के जातियों में, सेक्शन में, कास्ट में, क्लास में, रिलीजन में, रीजन में बांटने की कोशिश करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो सारी इसमें देती हैं। इंडियन पेनल कोड में भी, आईपीसी में, खैर तो अभी आईपीसी का खत्म होने वाला है, उसके लिए दूसरे नियमों की बात चल रही है, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको पावर मिलती है, लीगल सेंक्शन मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यह हमें फिलहाल कितना याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखना है इसमें वर्मा कमेटी को, ठीक है। क्या याद रखेंगे, वर्मा कमेटी याद रखें, 1999 में आई, क्या बताती है, लीगल सेंक्शन की बात करती है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो लीगल पावर देते हैं उनकी बात करती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमने क्या अभी कंप्लीट कर लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले चैप्टर हमने समझ लिया। मोटे तौर पे सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है, जो फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा हर एक शब्द पर आप रटने की कोशिश करोगे तो वैसे भी आप इतना ही, जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा मतलब समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो भी आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी ठीक है, आपको मेरे ऊपर बिलीव ना करके एक बार किताब को गो थ्रू आपको करना ही है। सेम चैप्टर को अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो इसको अभी जाकर देखो, इससे फ़ायदा मिलेगा। जो आप चैप्टर 1 घंटे में पढ़ने वाले थे वो आप 10 मिनट में पढ़ोगे, ठीक है, 15 मिनट में पढ़ोगे, यानी करीब 45 मिनट का आपको फ़ायदा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा, ठीक है, इतना ही मैं कर भी सकता हूँ। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूँ, ठीक है। तो अब जो हम देखने वाले हैं अगला चैप्टर जो है वो अमेंडमेंट्स नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, अमेंडमेंट ऑफ, थोड़ा सा नहीं है इसकी ओर रखा, राइट साइड में इसको ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ एक बार, ये जगह नहीं लिया रखने की बिल्कुल भी, चलिए ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया कैसे जाए। अभी तक हम जितने भी चैप्टर देखते आ रहे थे उसमें हमने अमेंडमेंट की बात की थी, कहीं पर हमने 17वें अमेंडमेंट की बात, 24वें 25वें अमेंडमेंट की बात हमने डीपीएसपी में की थी, 42वें अमेंडमेंट की बात हमने अभी की, 86 अमेंडमेंट की बात हमने अभी की, 44वें अमेंडमेंट की बात हमने राइट टू प्रॉपर्टी में की थी, ठीक है। पहले अमेंडमेंट की बात हमने दोराई राजन केस के बात की थी। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात लगातार हो रही है और उस पूरी पॉलिटी में होती रहेगी। आप जब आप देंगे प्री, तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है ना। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो कैसे, यानी अमेंडमेंट कैसे हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले देख लेते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी। जरूर भाई क्यों करें अमेंडमेंट, ठीक है। जब हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या उसमें कुछ कमी रह गई थी क्या,
ठीक है, क्या कुछ ऐसा रह गया था जो उनको पता नहीं था और हमने उसको अब डाल दिया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हमने डाली है ना, तो उसमें उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं रही क्या, या उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी और बाद में ज़रूरत क्यों पड़ गई, ठीक है, अमेंडमेंट करना ही क्यों है, ठीक है, पहली बार में क्यों हमने बिल्कुल 100% है ना सही एक्यूरेट चीज़ बना दी, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं, ठीक है। इसका जो मेन कारण था ना अमेंडमेंट करने का, अभी हम जैसे बात करते हैं, देखो अभी के टाइम में हम कई सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी एआई चल रहा है, अभी साइबर क्राइम्स वगैरह चल रहे हैं। जो साइबर क्राइम्स वगैरह है ना, ये सारे शब्द क्या हैं, जो डिजिटलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं, जो अभी कॉमर्स क्या है वो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें, पेमेंट वगैरह जैसी चीज़ें, अभी पेटीएम वगैरह जैसी चीज़ें आ रखी हैं, सब कुछ ऑनलाइन बैठा, ठीक है। उस टाइम पे नेटवर्क नहीं, जो इंटरनेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो जब इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था तो उससे रिलेटेड नियम भी एग्जिस्ट नहीं करते। एक पर्टिकुलर मैंने फील्ड लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी हज़ारों फील्ड हैं, ठीक है। अगर हम बायोमेडिकल में उसमें बात करते हैं तो उसमें भी कई सारी चीज़ें, अब हम यूथेनेसिया की बात करने लगे और भी दूसरी चीज़ें इसकी हम बात करने लग गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कोई चीज़ करती थी तो उसका उतना महत्व नहीं था कि हम उसे तुरंत उसमें डाल दें, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम ये इसमें एक चीज़ ज़रूर डालेंगे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हम इसमें प्रावधान डालेंगे, और आगे ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसे परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना भारत का, तो हम दो बड़े देश हैं जिनकी हम बात हमेशा करते हैं, एक ब्रिटेन, दूसरा हमारा यूएसए, ठीक है। ब्रिटेन की बात हम करते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ लॉ में, है ना, रूल ऑफ लॉ में और पार्लियामेंट्री सिस्टम के केस में, और जब भी हम यूएसए की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हम उसमें जुडिशरी की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर भी हम यूएसए और उसकी ब्रिटेन की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़, जो मेरी वीडियोज़ है ना, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा जो चैप्टर है वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट में वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो अलग बात है, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने कही थी, कि वो अलग बात है कि जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, जब आप पूरी बुक को पढ़ लोगे तो वो जो तीसरा चैप्टर है वो आप खुद भी अपने आप से तैयार कर लोगे, या आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप से तैयार हो जाएगा। साइलेंट फीचर है ना, तो 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें ही आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करने वाले हैं तो दो बात हम करेंगे। सबसे पहले एक तो हम यूएसए की बात करेंगे, एक हम ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रीफ दूंगा, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाले। एक मिनट, ठीक है। यूएसए का जो जब हम समझते हैं ना, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना, जो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी सुप्रीमेसी है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो आपको भी थोड़ी इसी वीडियो में तो हल्का हल्का आपको समझ में आया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियरी, ठीक है, सुप्रीमेसी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या, जो हम ब्रिटेन की बात करते हैं ना, वहां पर नियम को बदलना, यूएसए में नियम को बदलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, ये क्यों भी मुश्किल पड़ जाता है, मैंने आपको यूएसए में पहले भी बताया था कि जो यूएसए बना है ना, वो 50 जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, बड़ी टेरिटरी बनाएंगे जिसका नाम यूएसए होगा। और जो यूएसए में सबका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या है कि हर एक स्टेट जो है ना, उसकी एग्जिस्टेंस कभी नहीं खत्म होगी। अब जब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी तो फैसले लेने में उनका भी अधिकार है। जो भी फैसले यूएसए के लिए बनेंगे उसमें हर एक स्टेट आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा रिजिड है, आप बहुत जल्दी से कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप उसको बहुत ईजी कर देंगे ना, तो वहाँ पर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, फैसले लेने में, नियम बनाने में, वो कम होने लगेगी, ठीक है। उनकी बातें कम सुनी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जितना ईजी लो होगा उतने कम लोगों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इस वजह से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम वहाँ पर जो भी नियम में बदलाव लाना होता है वो ऑर्डिनरी लॉ के अनुसार ही, मतलब जैसे ऑर्डिनरी लॉ आप लेकर आते हो ना, कोई नया प्रावधान वगैरह आप सारी चीज़ें लेकर आते हो, सिंपल मतलब उसी तरीके से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में सेम प्रोसीजर पे सेम तरीके से बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक है। जबकि हम बात, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी,
कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की। जब हम बात भारत की करते हैं भारत है ना, भारत दैट इज इंडिया, वो आर्टिकल 1 की बात है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो इतना रिजिड है, ठीक है, कि आप जो नियम में बदलाव ला रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर से होकर जाना पड़ता है। उसकी जो पासिंग है वो 3 जब आप रेटिफिकेशन की बात करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो स्टेट्स के रेटिफिकेशन में 3/4 का वो वोट लेना पड़ता है, ठीक है। और जब हम भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी यानी 50% है ना, 1+50% लेना पड़ता है रेटिफिकेशन स्टेट से। वो मैं अभी आपको ये बात जो मैंने बताई अभी आपको क्लियर हो जाएगी इसी वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो लॉ बनाने के लिए नियम है ना बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉ बनाने के नियम हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, और भारत इन दोनों के बीच में लाई करता है। ऐसा क्यों, ये इस चैप्टर के खत्म होते आपको खुद याद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये आपको अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, भारत नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। तो इस बात पर केसी वेयर है, ठीक है, इन्होंने एक बात कही है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है ना, बैलेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिख देता हूं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी है ना एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी बात केसी वेयर ने कही, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं ना, कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, सिर्फ नाम याद रखो, आइवर जेनिंग है, केसी वेयर है, कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही, बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है ये भी हम जान लेंगे थोड़ी देर में। अब हम समझ लेते हैं कि जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आर्टिकल के द्वारा होता है, ठीक है। यानी प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है लेकिन किस आर्टिकल में दिया है, तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं। जो आर्टिकल 368 है ना, कौन से पार्ट में, 20वें पार्ट में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करता है। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, और जो अमेंडमेंट करने के लिए प्रोसीजर है ना वहाँ भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। किसको अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। किसको अधिकार नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार नहीं है, ठीक है। तो किसको अधिकार दिया, पार्लियामेंट को अधिकार दिया। किसको अधिकार नहीं दिया, स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार नहीं दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं जो 368 के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन, यूँ तो अगर हम बात करें ना तो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड हम कर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, ठीक। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ तीनों तरीके जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 368 में कौन से 2 तरीके हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल से, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। एक तो तरीका पड़ता है जो सिंपल है ना, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ऐसे लॉज जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं ना, एक तो वो तरीका है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं। जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 मैंने आपको बताया था ना, ये किससे रिलेटेड है, टेरिटरी से रिलेटेड है। अभी मैं आपको विस्तार में भी बताऊंगा, लेकिन इसमें हम सिंपल मेजोरिटी देंगे और सिंपल मेजोरिटी से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। अभी स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको तीनों तरीके लिख दूं, स्पेशल मेजोरिटी, और एक और इसमें तरीका आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन, है ना, रेटिफिकेशन यानी सहमति, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ठीक है जी। तो इसमें जो ये 2 तरीके हैं ना, ये 2 तरीके हैं, ये आर्टिकल 368 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ये कहे जाते हैं। या एक तो स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ठीक है। ये जो सिंपल मेजोरिटी है ना,
ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाता है, ठीक है, लेकिन 368 के अनुसार इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें जो सिंपल मेजोरिटी है किस में लगता है, ऑर्डिनरी लॉज में लगता है ना, ऑर्डिनरी लॉज में लगता है, ठीक है। और दूसरी कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आती हैं, लेकिन उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं मानते, ठीक है, आर्टिकल 368 के अनुसार। चलिए, तो अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन किस तरीके से काम करते हैं, फिर हम उसका प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी हम समझ लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं लिख दूँ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी क्या है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हो या कोई दूसरी चीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाती हो, जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें शेड्यूल्ड सेकेंड शेड्यूल है या दूसरी भी कोई चीज़ें, अभी मैं उसको लिखूंगा सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो उनमें जो बदलाव आता है ना, वो सारी चीज़ें या तो फिर ऑर्डिनरी लॉ है, वो सिंपल मेजोरिटी से आ जाता है, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी में होता क्या है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मेजोरिटी, इसको मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा भी ना, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ना, प्रेजेंटिंग और प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी आप करना चाहो, प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, ठीक है जी। सिर्फ इतना पढ़ना, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझते हैं ना, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज करते हैं एक सभा में है ना, एक असेंबली में, ऐसी मैं आपको फैक्टर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हम मानकर चलते हैं इजी करने के लिए, एक सभा में और एक असेंबली में 100 लोग हैं। टोटल सीट्स कितनी है, 200 की है, टोटल सीट्स है ना, यानी मैक्सिमम कितने मेंबर किसी असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। आप स्टेट लेजिस्लेचर पर मत लेकर जाना, मैं इसको सिर्फ पार्लियामेंट लिख देता हूँ, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और मानकर ऐसा चलते हैं कि इसमें 200 सीट्स हैं, वो अलग बात है, 552 के आसपास कुछ टोटल सीट्स वगैरह है ना। चलिए, तो 200 सीट्स इसमें पड़ रही हैं, और 200 सीट्स में हम मानकर चल रहे हैं ये टोटल सीट्स हैं। कैसी सीट्स हैं, टोटल मेंबरशिप है, यानी कितने मेंबर हो सकते हैं ना। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना एग्जाम्पल, ठीक है। टोटल मेंबरशिप है, और इसमें से जो 100 लोग हैं ना, वो फिलहाल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी उस पार्लियामेंट के अंदर आज के दिन कोई प्रस्ताव लेकर आया, उस पर वोटिंग होनी है, तो 200 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, 201वां कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन जो लोग बैठे हैं ना, वो 100 लोग बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो 100 लोग बैठे हैं वही वोट डालेंगे, ठीक है। अब 101वां तो आकर वोट डालेगा नहीं, घर से तो वोट डालेगा नहीं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे होंगे जब आज प्रस्ताव आया है, तो 100 लोग ही वोट डालेंगे, ठीक है जी। तो इसको तो बोलते हैं प्रेजेंटिंग, यानी कितने लोग प्रेजेंट है, मेंबरशिप से कोई मतलब नहीं, कितने लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें आती है वोटिंग, जब 100 लोग हैं और एक प्रस्ताव आ गया, ठीक है, तो मानकर चलते हैं कि अब इसमें केस बनते हैं 3। केस क्या बनते हैं, 3। एक तो मानकर चलो, यहां पर मैं लिख देता हूं यस, और यहां मैं लिख देता हूं नो, ठीक है जी, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं आपको। ये नहीं हट रहा यार, चलेगा नहीं चलेगा, चल गया, ठीक है। तो इसमें केस बनने वाले हैं 3, ठीक है। तो इसमें केस, अरे यार एक मिनट, इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो केस बनने वाले थे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जिसमें टोटल लोग जो आ सकते हैं, जो टोटल मेंबरशिप मिल सकती है, वो 200 की है, ठीक है। और लेकिन आज के दिन जब हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, हम एक ऑर्डिनरी लॉ लेकर आए हैं, तो आज जो बैठे हैं वो 100 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग तो वोट करेंगे येस में कि ये प्रस्ताव आना चाहिए, कुछ लोग वोट करेंगे नो में कि ये प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कुल करके 3 केस बने, ठीक है। 3 जो केस बने वो क्या केस बने, पहले तो लोग है कि येस में जो आए वो 48 लोग आए, ठीक है। और 9 में जो लोग आए वो कितने लोग आए, 51 का 52 लोग आ गए, 100 है ना, ठीक है। तो 48 लोग आए और 52 लोग आए, यानी जो यस है ना, वो क्या है, 50 लोग से कम है, ठीक है।
मेजोरिटी क्या है समझना एक चीज़ को, 50-50 पे 50-50% पे, जैसे 100 में है तो 50 इधर 50 इधर, उस पे क्या होगा कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे। हमें मेजोरिटी करने के लिए यस में एक प्लस कम से कम जाना पड़ेगा, यानी कितना करना पड़ेगा 51 करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कितने हैं 48 है। एक और केस में आपको बना लेता हूँ कि 50 यस में है और 50 नो में है, और एक और केस में आपको बना लेता हूँ कि 51 यस में है और 49 नो में है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर मैं इसकी बात करूं 50-50 की बात करूं तो यहां पर दोनों चीज़ें बैलेंस हो रखी हैं, यस और नो एक बराबर है। ठीक है, कोई मेजोरिटी नहीं है, क्या नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 51 + 49 की, तो यहां पर मेजोरिटी यस वालों के लिए है, एक प्लस है ना, यानी 50%। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 100 अगर सीट है, 100 अगर सीट हैं तो 51 हो जाएगा, लेकिन अगर 200 सीट होती यहीं पर तब तो जो बैलेंस बनता 100-100 में बनता ना। लेकिन अगर 101 वा भी चीज़ 101 भी हो जाता तो भी मेजोरिटी बन जाती। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 50% + 1 वोट। ठीक है, क्या बोलेंगे 50% + 1 वोट, इसको हम क्या बोलने वाले 50% + 1 वोट, इसको हम बोलने वाले मेजोरिटी। ठीक है ना, सिंपल मेजोरिटी या फिर सिंपली कह लो मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए किसी भी लॉ को या ऑर्डिनरी एक्ट या कोई भी अमेंडमेंट एक्ट है जो इससे पास होगा तो 50% प्लस में एक वोट यस में चाहिए। ठीक है, अगर 50 भी हो गई ना तो भी पास नहीं करेगा, 50 से कम भी हो गई तो भी पास नहीं करेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया, जो लोग प्रेजेंट है ना, उसी में से 100 लोग प्रेजेंट थे तो वोटिंग उसी में से होगी ना, तो इसको हम बोलते हैं मेजोरिटी। अब इस मेजोरिटी के मैं क्या लिख दूं 50% प्लस में 1 वोट। ठीक है जी, 50% प्लस में 1 वोट, ये है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटिंग, यानी कितने लोग प्रेजेंट हैं और उसमें से कितने लोग वोट कर रहे हैं मेजोरिटी में, इसे हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी सिंपल मेजोरिटी में। अब मैं इसमें आपको बता दूं सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है ना। सबसे पहले जो भी ऑर्डिनरी लॉज वगैरह है वो सारे सिंपल मेजोरिटी में जाएंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये टेरिटरी से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें जो भी बदलाव आएंगे ना, इसमें एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट था, एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड चीज़ें थी, वो आर्टिकल 2 में आएंगी। आर्टिकल 3 में क्या है, कोई भी एरिया में, स्टेट के किसी एरिया में अल्ट्रेशन करना है, जो हमारी बाउंड्री वगैरह में चेंज लेकर आना है, कुछ नाम वगैरह चेंज करना, तो आर्टिकल 3 में आएंगे। ये दोनों हमारी इसमें आ जाएंगी। अभी मैं सिंपल मेजोरिटी में बता रहा हूँ ना क्या क्या चीज़ें, ये सिंपल मेजोरिटी चल रहा है ना, ये आ जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है ना, सेकेंड शेड्यूल यहीं पर लिख दो, सेकेंड शेड्यूल है जिसमें इमोल्यूमेंट्स आते हैं। अच्छा, शेड्यूल टोटल 12 हैं। जब मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताई थी तो पहला शेड्यूल बताया था, जिसमें कि जो इंडियन स्टेट्स, जो स्टेट्स है ना भारत के अंदर, जितने भी स्टेट्स और यूटी उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनका एरिया एक्सटेंशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अलग से कोई शेड्यूल के लिए फिलहाल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन कोशिश करूँगा शेड्यूल्स के लिए अलग से भी एक वीडियो लेकर आऊँ। तो फिलहाल के लिए आप जो भी मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप याद करो। सेकेंड शेड्यूल्स में क्या आता है, इमोल्यूमेंट्स है ना, ठीक है ना, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, अलग से भी मैं लेकर आऊँगा वीडियो। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, किसके लिए हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, स्पीकर के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, कैग के लिए ना, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इन सभी के लिए इमोल्यूमेंट्स वगैरह और अलाउंस वगैरह सेकेंड शेड्यूल में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है और इसमें क्या आ जाता है, शेड्यूल 5वां और 6वां शेड्यूल आ जाता है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड चीज़ें भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगी। तो 5वां जो शेड्यूल है वो किसकी बात करता है, वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। ठीक है, और जो 6वां शेड्यूल है ना, 6वां शेड्यूल है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है शेड्यूल है ना, स्केड्यूल ट्राइब्स की। किसकी बात करता है, स्केड्यूल ट्राइब्स की। इसमें 4 जो स्टेट्स हैं ना, 6ठे शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं जिसकी मेन रूप से बात होती है, वो मैं स्टेट्स यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, क्या लिख दूँ, एक तो आसाम है, उसके बाद मेघालय है। ठीक है, उसके अलावा त्रिपुरा है और उसके अलावा मिजोरम है। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेट्स की बात होती है 6ठे शेड्यूल में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये शेड्यूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्या है,
और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो आती है, ऑर्डिनरी लॉ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो हम ऑर्डिनरी लॉ में लाकर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सैलरीज और अलाउंसेस वगैरह हो गए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो सारी चीज़ें आएंगी। रूल ऑफ प्रोसीजर है, जो जिस हिसाब से पार्लियामेंट काम करेगा उसके रूल ऑफ प्रोसीजर है, वो भी ऑर्डिनरी लॉ में आ जाएंगे, ठीक है। और भी दूसरी चीज़ें इसी से मिलती जुलती हैं, वो सारी सिंपल मेजोरिटी में आ जाती है। मेन बात क्या, मैंने आपको सिंपल मेजोरिटी बताया, जो चीज़ें बदल सकती हैं वो सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो आते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। अब इसके बाद मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है जब हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, यानी 368 में, ठीक है। उसका प्रोसीजर भी देखेंगे। पहले हम देख लें क्या क्या चीज़ें है ना, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं स्पेशल मेजोरिटी क्या है। यहाँ पर दोनों को एक साथ समझाऊंगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स है ना, या ऑफ स्टेट्स है। चलिए, सेकंड जो हमारी बात होने वाली है वो हमारी बात होने वाली है स्पेशल मेजोरिटी की ना, स्पेशल मेजोरिटी, इसकी हम बात करने वाले हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या है ना कंडीशन देख लेते हैं क्या। ये क्या कहता है ना, मेजोरिटी ऑफ ये थोड़ा सा ना हल्का सा एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर आपको ना। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस में है ना नोट लेस देन टू-थर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, ठीक है जी। तो ये तो प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग तो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे क्या है, ठीक है। ये तो आपको फिर से बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। 2/3 क्या है और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। वैसे तो टोटल मेंबरशिप समझा चुका हूँ, मेजोरिटी क्या है ये अभी पूरा का पूरा सिनेरियो स्पेशल मेजोरिटी का हम इसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही 200 वाला। 200 में एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे ना जो कैलकुलेशन है ईजी हो जाती है, समझ में जल्दी आता है। चलिए, तो फिर से हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसमें हम क्या एग्जांपल इसमें लेकर चलते हैं अगेन से, जो टोटल मेंबरशिप है ना, जो टोटल सीट्स अवेलेबल है ना, टोटल मेंबरशिप है, ठीक है जी, वो कितनी है 200 ही है, ठीक है। किसमें, पार्लियामेंट में। कितनी टोटल मेंबरशिप है 200 है। और प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग की अगर मैं बात करूं ना, फिलहाल जो अवेलेबल है वो अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। टोटल मेंबरशिप में 200 हैं और मानकर चलते हैं कि 3 केस इसमें बनेंगे। यहीं पर पहले मैं इसमें केस बनाता हूं। पहला केस जो है, फर्स्ट केस जो है, उसमें 99 लोग अवेलेबल है। जो दूसरा केस बनता है उसमें 100 लोग अवेलेबल है, ठीक है। जो तीसरा केस बनता है ना उसमें 101 लोग अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 केस इसमें बने, 99 मेंबर अवेलेबल है, 100 मेंबर अवेलेबल है और 101 मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, पहली इसको ध्यान से पढ़ो। रटा तो बहुतों ने दिया है आपको, एग्जांपल से किसी ने नहीं समझा होगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या कह रही है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मेजोरिटी शब्द का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ क्या है, 50% +1। मेजोरिटी का मतलब क्या है, 50% +1। 50-50 पर तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, तो 50% +1 जो वो मेजोरिटी होगा टोटल मेंबरशिप का, ठीक है। अब जब हम मेंबरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कितने अवेलेबल हैं कितने अवेलेबल नहीं है। मानकर चलो 200 की टोटल मेंबरशिप है और 100 लोग अवेलेबल है और 100 लोग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये अवेलेबल है ना, यहीं पर लिख देता हूँ, चल मेरे भाई, ठीक है। तो ये लोग अवेलेबल है, ठीक है, और ये वाले अनअवेलेबल है। इसके नीचे इधर 99 तो इधर 101 होंगे, यहाँ दोनों पे 100 हो जाएंगे, यहाँ पर 99 और 101 हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो सिनेरियो बनता है ना, जो पहला केस बनता है उसमें जो अवेलेबल जो मेंबर है वो 99 है, ठीक है। और जो सीट खाली पड़ी हैं वो चाहे एब्सेंसी के कारण हो या चाहे वैकेंसी के कारण हो, यानी कुछ लोग आए ना हो या फिर कुछ लोग सस्पेंड हो चुके हों, ठीक है। अभी सस्पेंशन वगैरह का आप खेल देख रहे हो ना, करीब 146 के आसपास लोग सस्पेंड अभी लोकसभा वगैरह से ना, पार्लियामेंट में 146 लोग मेरे हिसाब से सस्पेंड किए गए हैं। तो वही उसमें 2 केस बनते हैं, एक एब्सेंसी का एक वैकेंसी का। एब्सेंसी में लोग आज नहीं आए कल आ जाएंगे, ठीक है। एब्सेंसी में क्या उन्हें बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंशन वगैरह दे दिए गए, सारी चीज़ें, ठीक है। तो
अगर जो 99 लोग अवेलेबल हैं और 101 सीट खाली पड़ी हैं, टोटल मेंबरशिप 200 है, तो इस केस में ना ये जो भी स्पेशल मेजोरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी, उस टाइम पे पार्लियामेंट में नहीं आएंगी। यानी कि कम से कम 101 का होना, तो 101 मेंबर्स का होना तो वहाँ पर ज़रूरी है। समझ रहे हो खेल क्या है? 101 मेंबर वहाँ पर होने ज़रूरी हैं, तभी जाकर आप उस तरह के प्रस्ताव पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा में, तो किस में बोलते हैं, राज्यसभा में, उसके हिसाब से सीटें होंगी, हर किसी की अपनी अलग अलग सीटें, 200 तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके हिसाब से प्रस्ताव ला सकते हो। यानी पहली कंडीशन क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है ना, जब भी स्पेशल मेजोरिटी वाले प्रस्ताव आएंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर 100 भी हो गए ना तो भी नहीं ला सकते, मेजोरिटी चाहिए अपने को, तो 50% + 1, ठीक है। तो ये केस मैंने आपको समझाया, टोटल मेंबरशिप क्या 200 है, तो 50% + 1 तो होने ही चाहिए, ठीक है। यानी कि अपने को इस बार कितने चाहिए? 101। तो 101 तो पहली कंडीशन हो गई, 200 में 101 तो चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 50% + 1 है ना, सीट। यहाँ वोट नहीं डाल रहे हैं, 1 सीट बोल रहे हैं। वहाँ पर 1 वोट बोली थी, यहाँ सीट बोल रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात है, ठीक है जी। अब इस 101 की हम बात करें ना, तो इस 101 में यहाँ पर मैं क्या कर सकता था कि 200 की जगह 199 ले लेता, चीज़ें ईजी हो जाती। खैर यहाँ पे भी समझ में आएगा, आपकी सहूलियत के लिए कर रहा था, लेकिन क्योंकि जब भैया सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है तो क्या आसान और क्या मुश्किल सब देखना, करना तो है, ऐसा नहीं कि मुश्किलें तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 101 लोग हैं, ठीक है। अब इस 101 लोग में भी अपने को दूसरी जो कंडीशन बनी हो, क्या बनी है? दूसरी कंडीशन क्या है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका 2/3 निकाल लूँ। 100 का 2/3 क्या होगा भाई? 2/3 होता है 2/3 है ना। 100 को 3 हिस्सों में बांटूंगा तो 33 के हिसाब से 66 है ना, 66 होंगे 2/3 में, ठीक है। 66 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन एक व्यक्ति को काटा थोड़ी जाएगा, तो हम 66 लेकर चलेंगे। 66 पॉइंट समथिंग होता है 2/3 में, 66.67, ठीक है जी। यानी हम इसको 67 ही लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? 67 ही हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा? 33। तो इसको हम 2/3 में गिनेंगे, आप आधा नहीं कर सकते, तो जो आधा बचा हुआ वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये 2/3 हो गया 100 के हिसाब से। अब 101 को भी, यानी इस एक को भी मेरे को बांटना पड़ेगा, तो एक का है 67 + में 33, वही 67 के आसपास की वैल्यू बनेगी। इसको एक को मैं 3 से करूँगा, 0.33 के हिसाब से बढ़ता है ना, 0.37 है, तो 67 ही 2/3 इसमें आएगा। 101 का जो है, देखो एक बार करके, 101 का 2/3 कितना बनता है? 1 1 2, तो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 67 68 सीट के आसपास है, शायद 67, अगर पॉइंट से हल्का ऊपर चला गया तो 68 ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं 67 लेकर चल रहा हूँ कि 2/3 कंडीशन जो है 101 में 67 है। मैथमेटिक्स की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है भैया, पड़ेगी, इसी वजह से तो आपको CSET का पेपर भी डाला होगा साथ में, है ना। ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। कुछ लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, इजी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 101 के मोटा मोटी अपने को, मोटे तौर पर अपने को चीज़ें देखनी, ऐसा नहीं देखना कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो 101 का जो 2/3 है ना, वो हमने क्या मान लिया कि 67 है, 68 भी हो सकता है। 67 हमने कंडीशन मान ली, यहाँ पर लिख देता हूँ। 67 जो कंडीशन है वो 2/3 कंडीशन है, ठीक है जी। अब अगर जो वोट 67 पड़ी तो भी आपका जो नियम है वो पास नहीं होगा। अगर जो वोट 67 से एक कम 66 भी पड़ गई तो भी पास नहीं होगा। ये 2/3 है ना, अच्छा इसमें कह रहा है नॉट लेस देन 2/3 है, तो इसमें 67 या तो फिर 67 से ज़्यादा पर पास हो जाएगी, लेकिन 67 से कम जाते ही पास नहीं हुई, ठीक है। तो 2/3 की मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग है, तो 67 पर, यानी 2/3 पे भी पास होगी और उसकी अगली वोट पे भी पास होगी, मतलब 67 की जगह 68 हो जाए तो भी पास होगी। 67 से एक कम हो जाए, यानी 66 हो जाए, फिर पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई। स्पेशल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी, अच्छा एक और इसमें कंडीशन जोड़ देते हैं तो तीसरा बन जाएगा, यहीं पर बना देते हैं। जो तीसरा केस है वो है, पहले इसको ये तो बता दो इसमें आएगा क्या क्या, ठीक है, ये तो बता दो इसमें आएगा क्या क्या। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया, अब इसमें आएंगे क्या क्या ये भी समझ लो। एक तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़ें इसमें आएंगी स्पेशल मेजोरिटी में, दूसरी DPSP से रिलेटेड है ना चीज़ें इसमें आएंगी स्पेशल मेजोरिटी में। और क्या है तीसरी, जो चीज़ सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगी, जो चीज़ स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन से नहीं होगी, वो भी इसमें आएगी स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक है। तो फिलहाल अपने को क्या करना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, रेजोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो इसमें आएगा। DPSP से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी इसमें आएगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में। नेक्स्ट जो हम तीसरी चीज़ समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं क्या, वो हम तीसरी चीज़ समझने वाले हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ
स्टेट्स, है ना, ठीक है जी। तो स्पेशल मेजोरिटी में आपको समझा चुका क्या है, उसी में एक और जो कंडीशन जुड़ जाती है वो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है। तो पहली तो दो कंडीशन क्या है स्पेशल मेजोरिटी के मैं लिख दूं, समझा मैं आपको चुका हूं, बार बार ये चीज समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट लेस देन 2/3, 2/3 ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग है, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या है ना, वो है सिंपल मेजोरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना, या तो रेटिफिकेशन है बाय स्टेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में आएंगे ना, एक मिनट, जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में आएंगे ना, वो सारे नियमों में अपने को टोटल मेंबरशिप इस वाली पहली कंडीशन से होकर जाना है, दूसरी कंडीशन से होकर जाना है, प्लस में तीसरी कंडीशन क्या है, उस तरह के नियम को आपको कहाँ लेकर जाना है, आपको स्टेट्स, सारे स्टेट्स के पास भी रेटिफाई यानी एक्सेप्टेंस देकर जाना है कि वो मतलब जो भी नियम या लो या कानून वगैरह बन के आएगा वो सभी स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा और वो लोग उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, ठीक है। किससे पास करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल इसको सिर्फ समझाऊंगा देकर कि सिंपल मेजोरिटी वाला केस क्या है, इसको समझना बड़े ध्यान से। कहने का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ अभी ना। तो मैं अगर भारत बना लूँ, भारत गलत नहीं बनना चाहिए भाई, उल्टा क्यों बनता है, इसे नहीं उल्टा बनना भैया, थोड़ी देर लग जाए, चलेगा, आराम से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और इसे नहीं उल्टा होना चाहिए, बस बाकी सब चीज़ एक तरफ है। हालत ख़राब कर देंगे जिसने इसकी तरफ देखने की कोशिश, चलो ठीक है। तो ये हो गया और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर तो भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा। दूसरे की टेरिटरी कितनी भी अंदर जाओ अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। अब इसमें कितने स्टेट्स हैं, फिलहाल में हाल फिलहाल में 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे यूटी हैं, टोटल मिला के 36 बनते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हुई हो तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो मानकर चलते हैं, जो ये वाला आपको लास्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। मानकर चलते हैं ये जो लो पास हुआ पार्लियामेंट में वो ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल कर चुका है ना, यानी ये वाली मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग। अब ये वाला जो लो है ना, ये सभी स्टेट्स में भी जाएगा, ठीक है। गुजरात में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक है, कर्नाटक, केरला और ओडिशा और इन सभी में जाएगा, पंजाब में जाएगा, हरियाणा में जाएगा। और वहाँ पर भी उनके लेजिस्लेचर में भी, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। ये इसका खेल नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। खेल क्या है कि ऐसे मतलब क्या है कि अगर 28 स्टेट्स में ये गया ना और प्लस में उन यूटीज़ में गए जहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं उसको, यानी स्टेट्स को समझो जो यूटी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर अगर ये गया ना और वहाँ से 50 मानकर चलो 28 है तो 28 का आधा कितना हो गया 14, ठीक है। तो 14 क्या हो गई 50% हो गई, 50% हो गई और प्लस में 1 अगेन से, है ना। तो 50% प्लस 1 स्टेट्स, है ना, से सिंपल मेजोरिटी से पास रेटिफाई होकर आएगा, है ना। यानी 28 के आधे 14 और 14 प्लस 1 15, 15 स्टेट्स जो हैं इसको अपना रेटिफिकेशन अपनी स्वीकृति देंगे, तब इस तरह का नियम जाकर पास होगा। अब ये नियम आता किस में है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये नियम आता किस में है, ठीक है। ये नियम जो है, जो भी ऐसा नियम फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ेगा ना, फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल, अब स्पेलिंग मत देखना, फेडरल स्ट्रक्चर को जो भी नियम छेड़ने की कोशिश करेगा वो सारे नियम इसमें आएंगे, ठीक है। पास करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें शेड्यूल आ जाएगा 4th, इसमें शेड्यूल आ जाएगा 7th,
ठीक है। फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है ना इन राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में स्टेट्स का कितना रिप्रेजेंटेशन हो, यानी यूपी के कितने लोग राज्यसभा में होंगे, आंध्र प्रदेश के कितने होंगे, ये सारे लोग कितने होंगे, वो शेड्यूल 4 की बात है। और वो हमारा स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पर स्टेट की बात आ गई ना, फेडरल स्ट्रक्चर की बात आ गई ना, स्टेट की एग्जिस्टेंस की बात आ गई, उसकी ऑटोनॉमी की बात आ गई ना, उसकी बात की, उसके कहने की बात आ गई ना, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है, लिस्ट आ जाती है, ठीक है। 3 तरह की लिस्ट है, जब मैं शेड्यूल बताऊंगा तब भी बताऊंगा, आगे भी इसका जिक्र आएगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, ठीक है जी, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये लिस्ट क्या है ना, ये पावर्स हैं, एक्चुअल में क्या है, ये पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है। यानी यूनियन को एक पावर, एक स्फीयर दिया हुआ है, इसके अंदर यूनियन काम करेगी, इन सब मतलब जो भी उसमें जो दिए हुए हैं ना, फील्ड दिए हुए हैं, जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें हैं, उसमें यूनियन काम करेगी। स्टेट के अपने एग्रीकल्चर है, लैंड से रिलेटेड है, कई सारी चीज़ें ना, फिशरी है और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो उनमें स्टेट काम करेगी। अब इन सभी की पावर बटी हुई है, ठीक है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है और जो एग्जीक्यूटिव पावर और जो भी लेजिस्लेटिव पावर है ना, शेड्यूल 7, वो सब पावर कहाँ से मिल रही है, शेड्यूल 7 से। यहाँ से मैं अलग से भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, 2 तरह की पावर है ना, एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव पावर, और किस किस में बटेगी, यूनियन में बटेगी, ठीक है जी, और स्टेट्स में बटेगी। तो इस तरह की, यहाँ भी स्टेट आ गया, इस तरह की जो भी चीज़ आएंगी वो किस में आ जाएंगी, अगेन इसमें आ जाएंगी, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वो किस तरीके से होंगे, यानी मैनर्स, वो भी किस में आ जाएंगे, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शंस है ना, प्लस में मैनर्स, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे इंटीग्रेटेड है, वो सारे स्टेट्स के एक से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर स्टेट की बात आ जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और कुछ बच गया क्या, और कुछ बचे तो आप बताना, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको तीनों चीज़ें क्या बता दी, किस तरीके से जो मेजोरिटी मतलब अमेंडमेंट करने के लिए जो भी तरीके हैं ना, वो मैंने आपको बताया। 368 में 2 ही दिए हुए हैं, सिंपल मेजोरिटी प्लस में सिंपल मेजोरिटी प्लस एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, 2 तरीके इसमें है 368 में, और जो तीसरा ऑर्डिनरी लॉ है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है, ये भी 368 में दिया हुआ है ना, यानी बिल को लाने का प्रोसीजर क्या हम देखेंगे। प्रोसीजर, ठीक है जी। तो अब हम अपने को समझने हैं प्रोसीजर क्या है, हल्के से फॉर्म में इसको चलेंगे। सबसे पहले तो जो प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जो भी कोई भी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, ठीक है, किसके लिए प्रोसीजर है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट में आएगा, कहाँ पे आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ना, एनी हाउस, ठीक है जी, पार्लियामेंट के एनी हाउस में आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगा, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, हाँ एक चीज़ और मैं लिखना भूल गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये स्पेशल उससे होगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, सिंपल मेजोरिटी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है ना, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हालांकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वह आपको याद हो जाएगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबोलिशन है ना, वो आर्टिकल 169 में आता है, और जो उसका एबोलिशन और क्रिएशन है वो उसकी पावर पता किसको मिल जाती है, उसकी पावर स्टेट लेजिस्लेचर की। वहाँ पर उसका बिल पहले वहाँ पर आएगा, फिर पार्लियामेंट उसको क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, या तो अप्रूव करेगा तो डिसप्रूव करेगा, और वो सिंपल उससे ऑर्डिनरी उससे होता है, यानी सिंपल मेजोरिटी से वो पास होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं कहाँ पर था, वो प्रोसीजर पे था, ठीक है। पार्लियामेंट में आएगी, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगी। दूसरा क्या है, किसी भी हाउस में आएगी, क्या आएगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, प्रोसीजर है ना, ये सारी कंडीशन से ध्यान रखिए। किसी भी हाउस में आएगी, बता दिए, लोकसभा में भी आ सकती है, राज्यसभा में पहले, ठीक है, इनिशिएशन जो होगा उसका, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट प्रीवियस कंसेंट है ना, प्रीवियस कंसेंट की आवश्यकता, यानी पहले प्रेसिडेंट को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। प्रीवियस कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया। और पास करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, पता है ना पास करने का तरीका, या तो स्पेशल मेजोरिटी है, या तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन है। तीसरी चीज़ वही है, स्पेशल मेजोरिटी
और स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन, ये दो तरीके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। अगला क्या है, अगर जो किसी तरीके से बिल पास नहीं होता है, जो भी बिल आएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बाद में बनेगा, पहले तो बिल आएगा ना, पहले तो बिल आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ है ना, अगर वो मतलब रिजेक्ट हो जाती है तो डिसप्रूव हो जाता है ना, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग, ऑर्डिनरी जब भी लो होगा ना, सिंपल मेजोरिटी से जो भी पास होगा, उस केस में जॉइंट सिटिंग बैठ जाती है। जॉइंट सिटिंग क्या होती है आगे समझेंगे, फिलहाल तो आप याद रखो जॉइंट सिटिंग, सॉरी सिटिंग है, सेटिंग नहीं है, अरे हमारी भी नहीं है यार, हमें इसलिए ये शब्द ज़्यादा खाते हैं। ठीक है ना, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग के क्या गंदे गंदे शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग क्या है, जॉइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती। जॉइंट सिटिंग वैसे है किस आर्टिकल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 180 के आर्टिकल में आता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग है, तो जॉइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती अगर जो बिल किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, तो सारी चीज़ें। ठीक है, और कुछ रह गया? ठीक है, चौथी बात क्या है, अगर जो बिल दोनों हाउस में पास हो गया ना, भाई स्पेशल मेजोरिटी है, कुछ तो स्पेशल मेजोरिटी है, इसमें दो केस बने, प्रेसिडेंट के, इसकी बात है, एसेंट की बात है, एसेंट यानी स्वीकृति की बात है। कंसेंट की बात क्या है, उन्हें पहले से पता होना चाहिए, यानी उनके कहने पर आएगा। और एसेंट की बात क्या है, उनकी स्वीकृति की बात है। एसेंट दिया जाता है जब बिल हाउस वगैरह से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास में जाता है। और कंसेंट क्या है, जब बिल हाउस में जाता है तो उससे पहले प्रेसिडेंट से पूछना, मतलब उनकी राय या उनकी स्वीकृति लेने दो, उसे कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एसेंट की। तो इसमें दो केस है, यहीं पे लिख देता हूँ, एक तो स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन है। सपोज करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के अनुसार बिल जो है हमारा दोनों हाउस में पास हो गया, अलग अलग पास होगा, ध्यान रखना है, दोनों हाउस में बिल अलग अलग पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाउस में बिल पास हो गया। ठीक है, अब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को 3 चुनाव होते हैं ऑर्डिनरी बिल में होते हैं 3 चुनाव। एक तो एसेंट देने का अधिकार होता है, यानी स्वीकृति देने का अधिकार होता है, दूसरा विदहोल्ड करने का अधिकार होता है, तीसरा होता है रिकंसिडरेशन का। इस बात को हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, ये जो 3 तरीके होते हैं ये कहाँ से आते हैं, इस बात को हम आगे जाके समझेंगे। ठीक, फिलहाल तो हम क्या समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट को के लिए मस्ट है, क्या है, मस्ट। इसको मैं रंग बदल के लिखूंगा, ये क्या है, मस्ट है। मस्ट यानी ज़रूरी है कि उन्हें एसेंट ही देना है। क्या करना है, ना तो विदहोल्ड कर सकते हैं, ना तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, जब बिल प्लस में रेटिफिकेशन में आएगा ना, तो सबसे पहले स्पेशल मेजोरिटी से, ये स्पेशल मेजोरिटी है, एसपी डॉट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी नहीं, ये क्या एसपी डॉट मेजोरिटी है ना, तो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास होगा। उसके बाद स्टेट्स में जाएगा, जो टोटल स्टेट्स के 50% स्टेट्स प्लस 1 में उसकी स्वीकृति सिंपल मेजोरिटी से मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और अगेन सेम चीज़ होगी। ठीक है, एसेंट देना ही देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। और उसके अलावा क्या रह गया, हाँ एक और चीज़ रह गई थी सिंपल मेजोरिटी में पास होने के लिए। एक तो यहाँ पर मैंने आपको क्या नहीं लिखा था वो लिख दूँ यहाँ पर, चल भाई। एक तो क्वोरम है ना, क्वोरम क्या होता है, वो मिनिमम लोग, वो मिनिमम मेंबर्स जो किसी टाइम पे किसी हाउस में, चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा हो, उसमें अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हम उस दिन की प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात नहीं कर रहे, प्रोसीडिंग्स हम उस दिन की, मतलब वहाँ पर हम प्रोसीडिंग कर सकें। और वो कोरम जो होता है 10% होता है टोटल मेंबरशिप का। मानकर चलो मेंबरशिप 200 है, तो कोरम कितना होगा, 10%, यानी 20 लोग कम से कम होने चाहिए, ताकि हम उसका जो रोज़मर्रा का कार्य है ना पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो क्या हो राज्यसभा हो, ठीक है, वो पूरा मतलब वो चलना चाहिए, उसके लिए 10% लोग कम से कम वहाँ पर होने चाहिए। तो उस कोरम में बदलाव लाने का अधिकार भी किसका है, ये शायद मेरे हिसाब से आर्टिकल 100 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, आर्टिकल 100 के अंदर कोरम आता है। ठीक है, तो कोरम का अधिकार भी, मतलब कोरम ऊपर नीचे करना है, 10 की जगह 11% करना, 20% करना, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली मैंने अभी आपको बताई, आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को, है ना, बनाना यानी क्रिएट करना और एबोलिश करना, दोनों ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटीज होते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आ गया। इसी के साथ जो मैंने आपको अमेंडमेंट कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, और कुछ बताया इसमें बताने को, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, हद से 10 मिनट लगेंगे, इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो बात आज कही है उसको पूरी की जाए। देखो कितना सारा समझा दिया, देख रहे हो, मेरे को इतना याद नहीं रहता जितना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप लोगों को
समझाने के लिए, टीचर नहीं हूँ, सिर्फ गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि टीचर हूँ, ठीक है। अभी मेरी नॉलेज भी आप ही की जितनी होगी, कहीं पर मैं ज़्यादा हूँ, कहीं पर आप मुझसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने शायद थोड़ी बारीकी से देखी होंगी, ठीक है। जो भी नए लोग हैं उनको तो हेल्प हो जाएगी, जो लोग नए नहीं हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जब लाइव स्ट्रीम करेंगे अभी थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ ना, धीरे धीरे आप लोग आएंगे तो लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश करेंगे, तो टू वे कम्युनिकेशन क्या करेंगे, चीज़ें समझा करेंगे, और जो भी आप थोड़ा बहुत मेरी गलती होगी आप उसे ठीक भी कर देना, ठीक है। हाथ तो हाथ आपका भी रिवीजन पता चलेगा कितना रिवीजन अच्छा, ठीक है। मेरा तो है नहीं, क्या हम कहाँ ये बनने भैया, हम तो इतनी में ख़त्म हो लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं भैया बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें फैक्ट वगैरह जो है थोड़े से हैं, थोड़े से अमेंडमेंट एक्ट हैं, थोड़े से केस वगैरह देखने, बाकी लिखने लिखाने को कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन याद बुक से नहीं रहता है। परेशानी क्या है ना, याद बुक से नहीं रहता है, या तो फिर याद रहता है तो आपको कम से कम 4 से 5 बार आपको गो थ्रू होना पड़ता है, जो मैंने किया है, ठीक है। टाइम इतना जाता है, पहली बार में आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो 1 घंटे के आसपास आपको लगेगा, दूसरी बार में भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो और 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा, क्योंकि जो शब्द पहले समझ में नहीं आए थे जब पूरी बुक पढ़ोगे तो नए नए शब्द आएंगे, वो शब्द आपको फिर से दिखेंगे, फिर आप उस शब्द को और गौर से पढ़ोगे तो और टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से पहले के बाद दूसरे और तीसरे रिवीजन में कभी कभी जो टाइम है ना वो पहले बार पढ़ने से ज़्यादा लगता है, ठीक है। जब आप कुछ इस तरह का कर्व बनता है जब आप पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता लोग जो समझाते हैं वो क्या समझाते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है इसका कुछ, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही रफ लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं ना, ये जनरल फिलोसफी क्या है, जब आप पहली बार में पढ़ेंगे तो टाइम जो है ना थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पर जो टाइम है ना, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या स्टडी है तो टाइम लगेगा कम। जब आप उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप रिवाइज, वैसे तो रिवाइज नहीं होता है, इसको मैं रिवाइज नहीं बोलूँगा, इसको मैं पहली बार की स्टडी को है ना ब्रीफ, है ना ब्रीफ इसको बोलेंगे, ब्रीफ स्टडी बोलेंगे। और दूसरी बार जो आप पढ़ते हो डिटेल्ड पढ़ते हो, ठीक है। इसको रिवीजन नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है कि दूसरी बार पढ़ने को लोग रिवाइज करते हैं ना, फिर से देखने की कोशिश करते हैं। विजन यानी देखना, रिवीजन यानी फिर से देखना, शब्द का मतलब सेम समझेंगे तो उस हिसाब से रिवीजन हो गया, ठीक है। पहला रिवीजन है, दूसरा नहीं, पहला रिवीजन है। तो इस टाइम में ना टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी बार में और हल्का सा टाइम बढ़े, लेकिन इतना ना जैसे डिफरेंस था ना उससे कम बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद क्या आपका कर्व कुछ इस तरह का होने लगेगा, ठीक है। स्टडी में जब आप एक चीज़ को 4-5 बार देखोगे ना, यहाँ कुल मिला के आप एक टाइम पे यहाँ जाओगे और कोशिश करोगे कि यहाँ भी आ जाओ, ठीक है। आपको हल्का सा देखना है, टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कम से कम ना आपको 7 से 8 रिवीजन पर होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। 7 से 8 रिवीजन्स को से आपको होकर जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो इस केस में जो ये वीडियोज़ ने हेल्प करती हैं, जब आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना तो आपके ये वाले 3-4 सेगमेंट है ना, इसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। ये जो सेकंड जो दूसरी बार आप देखते हैं ना, इसकी वैल्यू कभी कभी पहले से थोड़ी कम भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जिन शब्दों पर आपको ध्यान देना था वो वीडियो में ध्यान दिया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें ये फ़र्क पड़ती है, इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए, ठीक है। फिलहाल हम क्या बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बना कैसे, क्यों आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता था, नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है। चलिए, तो ये जो बात शुरू हुई ना बेसिक स्ट्रक्चर की, शुरू कैसे हुई, बात सारी शुरू होती है। देखो हमने डीपीएसपी में हमने पहला केस पढ़ा था 1951 में, 1951 पढ़ा आपने, दोराई राजन केस। क्या पढ़ा था, दोराई राजन केस हमने पढ़ा था। और ये जो है ना 1951 में केस था। और हमने क्या जाना था, 51 है ना, हमने क्या जाना था कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट आया। कौन सा आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया, ठीक है जी, दोराई राजन केस के बाद आया। तो ये हम जान चुके थे। अब जब दोराई राजन केस में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया ना 1951 में जब एक्ट आया, तो इसके बाद हुआ क्या कि इस केस पर भी भैया एक और नया केस बन गया, वो बन गया शंकरी प्रसाद केस। क्या बन गया, शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। 1951 मेरे हिसाब से, अगर गलत नहीं है तो, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना, या तो 52 का, वैसे तो 51 में सही, ठीक है। तो पहले अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ही शंकरी प्रसाद केस आ गया, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी, पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना
उनको एब्रिज करने का अधिकार है, कर्टेल करने का अधिकार, उनको छीन लेने का अधिकार है, वो किसको है? वो पार्लियामेंट को है। यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकता है। ठीक है, 1951 केस आया। चलिए, तो ये सारी चीज़ इसमें आई, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें आई। ठीक है, उसके बाद जो अपना केस बना वो आया हमारा गोलकनाथ का केस। यहाँ पर जो रूलिंग ये रही कि कोई भी फंडामेंटल राइट, क्या बोल रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट को, वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एक और बात इसमें कही गई, क्या कही गई कि अच्छा, इसमें शंकरी प्रसाद केस में ना इन्होंने क्या इन्वॉल्व कर दिया था, इन्होंने आर्टिकल 13 का इन्वॉल्वमेंट कर दिया था। उन्होंने आर्टिकल 13 में क्या बोला कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी लॉ है वो अगर जो फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में जाता है ना और एब्रोगेशन में जाता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, नल एंड वॉइड होगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो लॉ है ना वो ऑर्डिनरी लॉ की बात है। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ है ना वो तो आर्टिकल 13 में आता है, लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट है, कैसा है? अमेंडमेंट एक्ट है ना वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जो लॉ की बात है, क्योंकि वहाँ पर जो शब्द है वो लॉ लिखा गया है, तो जो कोई ऑर्डिनरी लॉ होगा तो वो आर्टिकल 13 में आएगा। इस वजह से आप लॉ के द्वारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ चीज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या लिखा है? कंट्रावेंशन और एब्रोगेशन है ना ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, तो वो नल एंड वॉइड होगा, तो वो लॉ नल एंड वॉइड होगा, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट छीन सकता है, वो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो ये शंकरी प्रसाद केस में चीज़ आई। अब उसके बाद एक और केस आया गोलकनाथ केस। मैंने आपको पिछली बार भी इसके बारे में बताया था ना, गोलकनाथ केस। जो गोलकनाथ केस आया वो क्या है, हल्का सा मैं इसको आपको गोलकनाथ को हल्का सा ब्रीफ भी करूंगा डिटेल में। पिछली बार नहीं किया था, इस बार करूंगा क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो आपको कुछ केस जो है वो आपको पता होना चाहिए। हल्का सा ब्रीफ होना चाहिए कि क्यों वो केस थे, कहाँ पर बने। जैसे हमने दोराई राजन केस तो उतना नहीं है, गोलकनाथ केस है, मैन का केस है, उसके बाद अपना एक और केस बन जाता है मिनेर्वा मिल्स केस है, केशवानंद केस है, केशव भारती केस है, केशवानंद भारती केस है। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्या है, इनके बारे में हल्का सा आपको ना बैकग्राउंड पता होना चाहिए। चलिए, तो गोलकनाथ केस में हम आते हैं। गोलकनाथ केस को हम समझ लेते हैं क्या है। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस जो आया वो आया हमारा 1967 में। ठीक है जी, अब गोलकनाथ केस आया क्यों, पहले समझ लेते हैं। गोलकनाथ का जो संबंध है ना वर्सेस स्टेट ऑफ, है ना, स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, पंजाब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड केस है। गोलकनाथ में क्या है, दो भाई थे, हेनरी और विलियम गोलक, है ना। हेनरी गोलकनाथ, नाम देख रहे हो, हेनरी गोलकनाथ, विलियम गोलकनाथ। ठीक है जी, तो इन दोनों भाइयों के पास ना, इनकी फैमिली के पास, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ की जो फैमिली है, इनके पास जो जमीन थी ना 500 एकड़ की जमीन पड़ी थी ना, है ना, पंजाब में 500 एकड़ की जमीन। तो पंजाब ने ना एक स्टेट एक्ट लेकर आए। वो क्या लेकर आए? पंजाब सिक्योरिटी, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। ठीक है, स्टेट जो है वो ये एक्ट लेकर आया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। ठीक है जी, इसके अंतर्गत ये क्या बोला गया कि भैया इन दोनों से, हेनरी और विलियम से क्या बोला गया कि भैया तुम दोनों भाई 30-30 एकड़ जो है वो अपने पास रख लो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए ना। हमने लैंड सीलिंग वो पढ़ा है ना, हमने लैंड सीलिंग वगैरह क्या बोलते हैं उसको, लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसमें मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 5 एकड़ जो पर्सनल कल्टीवेशन में है। तो उस टाइम पे क्या बोला कि 30-30 एकड़ तुम दोनों भाई रख लो, और जो तुम्हारे टेनेंट्स हैं ना, जो किराएदार हैं, कुछ एकड़ हम उनको दे देंगे। जो बाकी बची जो ज़मीन होगी ना, 500 एकड़ की ज़मीन है भाई, 500 एकड़ की जो बाकी बची जो ज़मीन होगी ना, उस पर जो अधिकार होगा स्टेट का अधिकार होगा। ठीक है, तो इन दोनों भैयाओं ने क्या किया, ये पहुँच गए भैया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको अलग से पढ़वा चुका हूँ। अब जो सारी चीज़ें इसमें आएंगी ना वो बार बार से नहीं बताऊंगा, वो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जब वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के पास तो उन्होंने 2 आर्टिकल के हवाले दिए। एक तो आर्टिकल 13 का हवाला दिया और एक इन्होंने आर्टिकल 19 का हवाला दिया। ठीक है जी, आर्टिकल 19 में उस टाइम पे 67 की बात है ना, उस टाइम पे क्या है कि पर्सनल कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर वगैरह वाली बात होगी ना, तो प्रोफेशन की बात आ गई। ठीक है, तो इन्होंने 2 चीज़ें लगाई। सबसे पहले क्या, राइट टू प्रॉपर्टी,
है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 19 में भी था, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और एक आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लैंड एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर्टी में क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक सिटीजन को जो अधिकार है एक्वायर करने का, होल्ड करने का और बेचने का, है ना, प्रॉपर्टी को, कैसा है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको फंडामेंटल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन उसको फंडामेंटल राइट दे रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 F में मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और एक और साथ ही साथ क्या लगा है, प्रोफेशन का, है ना, राइट टू प्रोफेशन है, ये दो लगाए, ठीक है जी, राइट टू प्रोफेशन लगाया, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा क्या है, राइट आर्टिकल 13 में उन्होंने क्या बोला कि जो है ये मेरे राइट का ना, यानी आर्टिकल 19 में जो मेरे फंडामेंटल राइट है उसका हनन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक्ट लगा के क्या किया है, इसको भैया मेरे से ना मेरे फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेज दिया, ठीक है। तो अब इस पर क्या आता है ना, अब इस पर जो अगली चीज आती है, एक और चीज आई। इससे पहले का जो केस क्या था, उससे पहले का केस हमने पढ़ा था शंकरी प्रसाद केस में कि फंडामेंटल राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को छीनने का अधिकार है, किसका अधिकार है, पार्लियामेंट का, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों से पलट गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया नहीं, जो पिछली चीज़ थी वो गलत थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता रहता है कि वो अपनी बातों से आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, तो ये सारी चीज़ उसमें चलती रहती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या बात बोली, उसने बात बोली कि जो पार्लियामेंट है ना, आर्टिकल 13 के अंतर्गत है ना, जो पार्लियामेंट है ना वो किसी भी, ठीक है जी, पार्लियामेंट है ना फंडामेंटल राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 13 में जो लॉ है ना और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, दोनों एक ही चीज़, यानी लॉ और एक्ट दोनों आर्टिकल 13 में, जो लॉ है ना उसका मतलब ऑर्डिनरी लॉ से भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी है। तो पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है, इसी वजह से तो उसका नाम फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आप उसे नहीं छीन सकते हो, किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हो। ये सारी बात इस किस में कही है, गोलकनाथ केस में कही, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें कही, ये दो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारा डीपीएसपी के ऊपर भी जा रहे हैं ना भैया। डीपीएसपी में क्या है, जो हमारे डीपीएसपी में पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर हम उसकी लैंड को एक्वायर करके उसको वो इनक्वालिटीज़ को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वहाँ पर भी चीज़ें चली जाती है। लेकिन हम अब उस पर नहीं जा रहे, हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है हमारा, अरे मैं ही भूल जाता हूँ यार, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक कहानी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है पार्लियामेंट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिया है। और आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या है कि जो लॉ लिखा है ना उसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी है, ऑर्डिनरी लॉ से भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद भैया जो हमारा सेंटर है ना वो तिल मिलाया, उसने क्या किया, पार्लियामेंट में 2 अमेंडमेंट एक्ट लिया है, ठीक है ना। 2 नहीं, हम सिर्फ आज क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 24 पढ़ेंगे, 24-25 हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट था ना 1971, उसमें पार्लियामेंट ने क्या कह दिया, सॉरी है ना, जो यूनियन है उसने पार्लियामेंट में जो ये लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना वो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या बोल रहा है, एनी फंडामेंटल राइट है ना, एनी फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकता है, कर्टेल कर सकता है ना, एब्रोगेट, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है, ठीक है जी। क्या है, पूरा अधिकार है। ये सारी चीज़ें 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोली है, ठीक है। एक और चीज़ थी, जो ये पंजाब का स्टेट एक्ट था ना, पंजाब का स्टेट एक्ट था, इसको क्या किया था, इसको जो स्टेट एक्ट था ना उसको कोशिश की थी किसने, इससे पहले, हाँ अभी वो आएगा 39वां आएगा, अभी उस पर नहीं आया, अभी मैं बताऊँ उसके बारे में ना, स्टेट एक्ट। चलो यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। तो 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि भैया कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, ठीक है। तो अब इस पर क्या केसेस आए, जब 1971 की आती तो फिर इसके बाद क्या केशवानंद भारती वाला केस आया, केशवानंद भारती वाला केस आया ना, केशवानंद भारती केस। और ये हमारा जो केस आया, ये हमारा केस आया 1973 में, ठीक है जी। तो केशवानंद भारती वाले केस में 1973 में एक नई जुडिशियल इनोवेशन हुई, किसकी बात हुई, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई। यहां से बेसिक स्ट्रक्चर शब्द निकल कर आता है, ठीक है। अभी समझेंगे क्यों बात हुई, ठीक है। यहां पर फिर से है ना, केशवानंद भारती वाले केस में फिर से क्या किया ना कि जो ये हमारा वो बोलते हैं क्या है,
जो हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट है, उसने फिर से पलटी मार दी। इस बार इसने बोला भाई, शुरू में शंकरी प्रसाद में केस में क्या था कि किसी भी फंडामेंटल राइट को आप छीन सकते हो। फिर गोलकनाथ में बोला किसी भी फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते हो। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों के अगेंस्ट चला गया। इस बार क्या बोला, आप किसी भी फंडामेंटल राइट को छीन सकते हो ना, एनी फंडामेंटल राइट, है ना, कैन बी, है ना, इन्फ्रिंज्ड। सीधे लिख दो ना, एब्रिज कर देता हूँ ना, इसमें कई सारे शब्द हैं, सब जोड़े लेना। एनी फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रिज्ड, है ना, कर्टेल्ड, या उसको आप खत्म कर सकते हो, एक्सेप्ट, यहाँ पर अब एक एक्सेप्शन जोड़ देना, एक्सेप्ट। अब ये शब्द आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी ऐसे शब्द, ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जो शब्द प्रियम्बल में दिए हुए हैं, जो इसेंस है ना, फंडामेंटल राइट के जो भी इसेंस है ना, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, उनको आप नहीं छीन सकते। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को भी आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, ठीक है, वो आप नहीं छीन सकते। चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो किसी को ना लाइफ एंड लिबर्टी वाली चीज़ें हो, ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, ठीक है। इवन दो जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं छीन सकते हैं, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं छीन सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप फंडामेंटल राइट में नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, तो यानी फंडामेंटल राइट में बदलाव तो लाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो बात आई वो बेसिक स्ट्रक्चर की निकल के आई बात। ठीक है, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, फिर से आगे एक केस बन गया। अब इसको जब और ज़्यादा पावर मिली ना, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला दिया। वो आगे क्या केस बना, हुआ क्या, ये केस हुआ इंदिरा नेहरू केस बना हमारा 1975 के आसपास में, जब 39वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, है ना, 1975 में। तो हुआ क्या कि जो स्टेट एक्ट्स थे ना, उसको जो ये हमारी पार्लियामेंट वगैरह ना, उसने 9th शेड्यूल में डाल दिया। किस में डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। और 9th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या कर दिया, 9th शेड्यूल पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। ठीक है जी, 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ आती है ना, वो क्या है, तुम्हारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट में 31 भी 31 है ना, 31 भी 31, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ें 9वें शेड्यूल में आती हैं जिस पर हमारा जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 9th शेड्यूल में चीज़ें डाल दी और उससे जुडिशियल रिव्यू से बचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर अगेन जुडिशियल रिव्यू से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। यही इसी से है वो 42/1976 से हो शायद, नहीं, ये तो स्टेट एक्ट में डाला है। इसमें थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ मैं आपको, 42वें पर आते हैं ना, 42 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 1976 है। आगे जो इसको मतलब इसको और ज़्यादा मतलब पावर मिली है, वो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो हुआ क्या कि इसमें फिर से जुडिशियल रिव्यू छीन लिया। इसमें जो है ना, सरकार ने क्या बात कही, इसमें सरकार ने बात कही कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, भाई केशवानंद भारती केस में क्या कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के आप कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। हाँ, 39 जो 1975 उसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और उसके रिलेटेड इसमें क्या किया, पार्लियामेंट को पावर दी। यहाँ पर पार्लियामेंट को क्या बोला, जो हमने पहले पढ़ा था ना 25वें अमेंडमेंट एक्ट में, वो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो मैंने आपको डीपीएसपी में समझाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि 2 प्रोविज़न आए थे। एक प्रोविज़न में सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उससे बचाने के लिए 39B में और 39C में आप उन्हें फंडामेंटल राइट के बेसिस पे आप उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, वो था। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोला कि अब पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई है। ठीक है जी, अनलिमिटेड पावर मिल गई, है ना, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। और दूसरी बात क्या बोली कि इनको किसी भी चीज़ में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, किसी भी चीज़ में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अगेंस्ट जब मिनेर्वा मिल्स केस आया ना, वो अलग बात है कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार क्या है, अगले जो एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को की पावर जो है वो उनको दे दी थी। फिर भी मिनेर्वा मिल्स जब केस आया, मिनेर्वा मिल्स 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, मिनेर्वा मिल्स जब केस आया 1980 में, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, एक तो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू ने क्या बोली कि ये जो अनलिमिटेड पावर मिली है ना फंडामेंटल राइट में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म कर दिया। दूसरा क्या बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू है वो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है,
जुडिशियल रिव्यू है ना, अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। यानी कि आप जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, आप उसे नहीं छीन सकते हैं, ये अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मिनर्वा मिल्स केस में इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो ये नई फिलोसफी है ना, जो ये नया जुडिशियल इनोवेशन हो, इसको फिर से स्ट्रेंथ मिली। और अब तो उसके बाद जितने भी केसेस उसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स को इसी तरह से धीरे धीरे स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। तो हम हल्का सा देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में हो रखी है। लेकिन अभी से जो अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई क्लियर एंड कट डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन या कोई ऐसी लिस्ट नहीं दी है जिसमें ये कहा जा सके कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। समय समय पर जैसे जैसे कोर्ट के आगे केसेस आते हैं वैसे वैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर नए नए बन के आते हैं वो सामने आते रहते हैं, वो लिस्ट में जुड़ते रहते हैं। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, सारे नहीं बताऊँगा, ठीक है। जैसे एक तो है, मैं लिखूंगा नहीं, सीधे बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, और उसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। जो प्रियम्बल में शुरू के 3 शब्द थे ना, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, एक और था ना सोवरेन, ये तीनों शब्द जो हैं ये अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसेंस उसको बताते हैं, इसकी किसको बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसेंस है ना, फंडामेंटल राइट्स का जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट की अपने की बात नहीं बल्कि उसके पीछे जो इसेंस है, उसके नीचे जो है ना अंडरलाइंग जो इसेंस और फंडामेंटल इसेंसेस हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल राइट को बनाने में जो लगे, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इसमें और सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। फिलहाल तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सारी चीज़ें बता दी। इसके साथ में मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। कौन से 3 चैप्टर खत्म किए, बहुत सारा हो गया आज। चलो मेरे भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ में जो पहला पार्ट है ना, वो कौन सा पार्ट है पहला, वो मैं देखूंगा क्या है, मेरे को भी नाम उसका नहीं पता है क्या है। तो वो पहला पार्ट जो इंडियन पॉलिटी में दिया हुआ है उसमें मेरे हिसाब से 11-12 चैप्टर है, वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट पर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा यूनियन का जो भी सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, पार्लियामेंट का सिस्टम है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। थैंक यू सबसे पहले तो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हो, आप आते तो हो नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट वगैरह करो यार, ठीक है, शेयर वगैरह करो, ठीक है। और कुछ भी मत करो, कम से कम पूरी वीडियो देखो, समझो जो मैं समझा रहा हूँ, जिस पे मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ को आप कम से कम देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।